नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ स्टडीज। वर्ल्ड ऑफ स्टडीज में आपका स्वागत है दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, आई होप किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं था। अगर आप लोगों को नहीं पता कि टॉपिक्स क्या क्या थे तो आई जस्ट रीड आउट द टॉपिक्स नेम्स। न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, ट्रीटी ऑफ वियना, रेवोल्यूशन 1830 to 1848, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। दोस्तों ये टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक है दोस्तों, आज का ये टॉपिक है। हम यूरोप के बारे में बात करें तो 1830s के टाइम में यूरोप की जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा, ये बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रिक फॉर्म में थी। दैट इज़ कि वहाँ की जो कंडीशन थी, वहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये सब क्यों हुआ था, इसके पीछे एक रीज़न था कि भैया जो यूरोप की पॉपुलेशन वो इनॉर्मस तरीके से बढ़ गया था। जितना रिसोर्सेज उनके पास नहीं था उससे ज़्यादा तो कंज्यूमर्स हो गए थे, आपके पास में कंज्यूम करने वाले लोग हो गए थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो पॉपुलेशन जो यहाँ इंक्रीज हुआ था वो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जॉबलेस, दैट इज़ अनएम्प्लॉयड लोग थे। और पॉपुलेशन आपके जो रूरल एरियाज थे, विलेजेस थे, वहाँ से वो सिटीज़ और टाउन्स की साइड में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के कारण आप जितने भी स्लम्स एरिया देखोगे आपके यूरोप में, ठीक है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड था। और वहाँ का जो रिसोर्सेज था, वॉट एवर द रिसोर्सेज दैट यू वांट टू कंज्यूम was in very limited amount, but the consumers was in very great amount. So it becomes very quite difficult to survive in such situations. टाउन्स में अगर हम लोग बात करें आपके दोस्तों, टाउन्स के अंदर बात करें तो टाउन्स में क्या दिक्कत था कि जितने भी स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन थे या वेंडर्स थे या फिर आप बोल रहे रिटेलर शॉप्स वाले थे या कोई मैन्युफैक्चर जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चर कर रहा था, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत ही होगी थी। क्योंकि उस टाइम यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था कि आपके जितने भी मैन मेड चीज़ें हो रही थी वो सारा अब मशीन मेड चीज़ हो रही। अब एक चीज़ बताइएगा, अगर आप भी अपने पास में अगर मशीन्स है, अगर वो आपको प्रॉफिटेबल जॉब देगा, प्रॉफिटेबल चीज़ देगा, तो आप एक ह्यूमन बीइंग को क्यों रखोगे, मशीन्स को ही रखोगे ना वहाँ पर। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझे तो कोई भी वर्क, अगर कोई इंसान अगर मैनुअल वर्क कर रहा है तो अगर वो उस चीज़ को 10 दिन में फिनिश करना है, फर्निश कर रहा है, तो वहीं आपके मशीन उसको एक दिन में फर्निश कर रही है। तो अब उसको 10 डेज का जो उसको सैलरी देना है वो तो अपने एक दिन की सैलरी में ही मशीन से करवा दिया। तो दैट इज बिकम्स अ वेरी प्रॉफिटेबल जॉब। और इसी कारण आपके जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे थे मशीन मेड, दे वर क्वाइट इकोनॉमिक, दैट इज क्वाइट चीपर दैन द हैंडमेड और हैंडलूम्स द प्रोडक्ट्स दैट आर इन द मार्केट में जितने भी हैंडमेड थे, आप जो आप हाथों से बनाते हो, जैसे बुनकर लोग होते हैं, वो जो भी अपना प्रोडक्ट बनाएंगे अपने हाथों से, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और वहीं अगर मशीन उस चीज़ को ड्रॉ करेगा, मतलब उसी चीज़ को मार्केट के अंदर लेकर आएगा, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो इंसान सस्ते में ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर तो एक तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है चीज़ों का, और अगर दूसरा महंगा चीज़ मिले तो लोग बहुत कम उसको प्रेफर करते हैं परचेज करना। वहीं अगर अपन ग्रेन्स के बारे में बात करें, फूड के बारे में बात करें, तो ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट की वजह से जो फूड के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। और इसी वजह से टाउन्स के अंदर पॉवर्टी काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। और साथ साथ में टाउन्स क्या कंट्रीज़ में भी पॉवर्टी बढ़ गया था, क्योंकि जब ऑलरेडी आपके पास में इतना ज़्यादा अमाउंट क्या बोलते हैं कि आपका अगर प्राइस राइज हो जाएगा और अमाउंट कम है प्राइस का, तो नॉर्मल सी बात, जिसके पास में बैलेंस है वो तो परचेज कर लेगा, जिसका बैलेंस नहीं वो परचेज नहीं कर पाएगा। केस ऑफ पेरिस का केस के बारे में अगर हम बात करें तो पेरिस के में 1848 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फूड की शॉर्टेजेस होने लग गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड दैट ब्रॉट द क्राउड ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल ऑन द रोड्स ऑफ द पेरिस की रोड्स पे लेकर आ गए थे। और सभी लोग खड़े थे, उनके वहाँ पर जो प्लेकार्ड्स होते हैं, प्लेकार्ड्स लेकर खड़े थे फॉर द जॉब्स दैट यू जस्ट हायर देम फॉर एनी काइंड ऑफ अ जॉब। किसी भी काम के लिए आप उन्हें हायर कर सकते हो, ठीक है। यूरोप में जहाँ जहाँ आपके एरिस्टोक्रेट्स लोगों का कंट्रोल था जिन एरियाज पे, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे या नॉर्मल बोल सकते नॉर्मल पीपल्स थे, अब उनके ऊपर आपके टैक्स का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसी के कारण उनकी जो लाइफ थी दैट इज़ क्वाइट क्वाइट मिजरेबल इन कंडीशन।
कि भले आपके टैक्सेस इतने बढ़ गए थे कि बंदा खाएगा क्या और टैक्स क्या पे करेगा, ठीक है। असेंबली प्रोक्लेम्ड एज अ रिपब्लिक, जो नेशनल असेंबली थी उसने अपने आप को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर किया, ठीक है। एंड उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी थी दैट दे ग्रांटेड द सरफेज टू द ऑल द एडल्ट मेल्स अबाउट 21, दैट इज वो सभी को राइट टू वर्क का अधिकार दे रही थी। कौन? आपकी नेशनल असेंबली। केस आता है आपके 1845 के अंदर, जहां पर सैलिसिया के अंदर लेबर क्लास एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था कि फैक्ट्रीज को, जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता और उनसे डिमांड करता था दैट यू सप्लाई मी द फाइन प्रोडक्ट, फाइन दैट फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और उसने ये बोला था मुझे ये काम जल्दी से जल्दी चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, सभी लोग सर्वाइव करना चाहते हैं मार्केट पे। तो इसीलिए उन्होंने उनको बोला कि मुझे भैया टाइम, मुझे ये टाइम से चाहिए। और दैट आप ये बोल सकते हो कि उनके ऊपर भैया कॉन्ट्रैक्टर ने एक तरीके से बाउंडेशन डाल दिया है, प्रेशर कर दिया था उनको। ये सब कुछ तो चलो ठीक था कि जो लेबर क्लास थी वो सारा का सारा वर्क आपको फर्निश कर दी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भैया वहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो ये था कि भैया लेबर क्लास था, उनका वेजेस तो इंक्रीज़ करा दी बट उनका जो टाइम ऑफ वर्क था उसको इंक्रीज़ कर दिया। और इसी वजह से 4 जून और दिन के दोपहर के 2 बजे सभी लेबर्स एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्टर का जो मेंशन था वहाँ पर मार्च किया और कॉन्ट्रैक्टर के जो मेंशन था उसको चारों तरफ से घेर लिया। एंड उन्होंने कोई उनके सामने डिमांड रखी, भैया अगर तुम हमारा टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो हमारे वेजेस है वो इंक्रीज कर दो या आप अपना टाइम रिड्यूस कर दो। दोनों चीज़ों में से जो आपको करना है वो कर दो, ठीक है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर ने देखा अपने मेंशन से, भैया देखा कि दैट सिचुएशन इज़ नॉट इन हिज फेवर, तो वो अब सीक्रेट तरीके से अपनी फैमिली के साथ में नेबरिंग विलेजेस में चला गया। और जब नेबरिंग विलेजेस में पहुंचा तो वहाँ के लोगों को पता था ये वही कॉन्ट्रैक्टर है कि जो भैया बहुत टेढ़ा कॉन्ट्रैक्टर है। तो उस टेढ़े कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने भी वहाँ पर जगह प्रोवाइड नहीं करी। कहाँ पर जगह नहीं? उनके विलेजेस में। और मिलिट्री वालों की मदद से वापस सैलिसिया लेकर आए। और इसी बीच में जब ये सब कुछ सिचुएशन चल रहा था, सारा सब कुछ मतलब कि बहुत हॉट माहौल था वहाँ पर, ठीक है। तो इस माहौल के अंदर आपके 11 जो वीवर्स थे या लेबर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों दिस वाज द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ द सैलिसिया। दोस्तों अगला टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब लिबरल्स लोगों ने किस तरीके से रेवोल्यूशन किया उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1848 के अंदर जो रेवोल्यूशन था वो उसको लेड किया था आपके जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने इसको लीड किया था। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे ये लोग लिबरल थिंकिंग वाले लोग थे। दैट इज जो लिबरल्स लोग थे, मैन एंड वुमेन्स, ठीक है, वो चाहते थे कि वो एक नया नेशन बनाना चाहते थे। और ऐसा नेशन चाहते थे जो कंप्लीटली पार्लियामेंट्री रूल्स पर बेस्ड हो, दैट इज वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश हो। दैट इज वो चाहते थे कि यह मोनार्की सिस्टम ना रहे। फ्रैंकफर्ट में सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस एक बार वापस साथ में आ गए और वहाँ पर वो इकट्ठा हुए और चाहते थे कि भैया पूरे जर्मन में जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन से सभी एक साथ हो जाए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। 18 मई 1843 के अंदर आपके 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ मार्च किया। और मतलब दैट इज वो एक साथ इलेक्ट हुए थे और ये सब इलेक्ट होकर कहाँ गए थे? फ्रैंकफर्ट गए थे। फ्रैंकफर्ट में ही उनका पार्लियामेंट है, वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने फिर शपथ ली चर्च पॉल के वहाँ पर, ठीक है, सॉरी चर्च सेंट पॉल के वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर शपथ ली। जैसे अपन लेते हैं ना शपथ ग्रहण समारोह, तो उनका शपथ ग्रहण समारोह वहाँ पर चर्च के अंदर हुआ था। जो जर्मन स्टेट था, जर्मन स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये लिखा था कि भैया जर्मन भले ही पार्लियामेंट्री के हिसाब से पूरा वर्क करे बट उस पर जो कंट्रोल है वो मोनार्कीज का ही रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग टू दिस द क्राउन ऑफ द जर्मन वॉज ऑफर्ड टू, और जो मोनार्की सिस्टम का जो क्राउन सिस्टम था वो जो ऑफर्ड हुआ था, जो क्राउन ऑफर्ड हुआ था वो किसको हुआ था? आपके फेडरिच विलियम, जो पुर्शिया के आपके चांसलर थे या किंग थे, अब जो कहना चाहो उन्हें कह सकते हो, ठीक है, उनको ऑफर किया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों करा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस टाइप का कोई भी यहाँ पर अरेंजमेंट हो। वो बस ये चाहते थे कि भैया आपके जो भी मोनार्की सिस्टम है
जो जो भी मोनार्कीज हैं वो मोनार्कीज दोबारा पावर आ जाए। तो इन्होंने क्या करा कि जितने भी दूसरे मोनार्कीज थे जो इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे थे, उस रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पार्लियामेंट में मैक्सिमम जो थे, वो मैक्सिमम कौन थे आपके, सारे के सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन दे ऑल्सो ज्वाइन द लिबरल मूवमेंट। वाई दे ज्वाइन? बिकॉज वो भी चाहते थे कि भाई हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे भी पॉलिटिकल राइट है, वो हमें मिलने चाहिए। तो वुमेन्स ने क्या करा कि चलो उनको जब तक नहीं मिला था तो तब तक उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने आप की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना दिए, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स बना दिए, उन्होंने अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बना दिए जहाँ पर वो पॉलिटिकल मीटिंग कर सके। और उनका एक ही मकसद था, राइट टू वोट का अधिकार लेना। अब क्या हुआ, जब मोनार्कीज को जब पता चला कि भैया ये लोग हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो मोनार्कीज के माइंड में एक बात आने लगी, अगर हम लोगों को अगर अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है, किन्हें, मोनार्कीज को अगर उनकी खुद की एग्जिस्टेंस बचानी है, तो उन्हें किसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? भैया जो मिडिल क्लास, जो लिबरल्स लोग जो रिवोल्ट कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरीज के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है तो भैया उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो ताजपोशी जो होती है, जो वो इंजॉय करते हैं पावर्स, वो फिर नहीं कर पाएंगे और वो खुद भी कॉमन मैन की तरह सर्वाइव करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से भैया लिबरल्स लोगों का ने अपना रेवोल्यूशन किया था, अपना मूवमेंट चालू किया था, और उन्होंने फिर आगे जाकर मोनार्कीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करा था। भैया दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था और उस तरीके से सेटलमेंट किया। ठीक है दोस्तों, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने नेशन क्या था, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, उसके साथ स्टार्ट किया था। तो दोस्तों अब जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो भावना थी, अब वो आपके जर्मन एंड इटालियन लोगों के अंदर भी आने लगी थी। दैट इज़, अब जो जर्मन स्टेट था, अब वो चाहते थे कि जर्मन स्टेट का भी यूनिफिकेशन हो यहाँ पर, और इटालियन स्टेट्स जो है उसका भी यूनिफिकेशन हो। ठीक है दोस्तों, अब हमारे जो सिलेबस में इन दोनों की यूनिफिकेशन के बारे में है, या फिर आप मेकिंग बोलो इनका, या यूनिफिकेशन बोलो, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में जो स्पेशली आपकी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके अंदर एज अ फायर के तौर पर बिल्कुल फैल गई थी। जैसे आग बहुत जल्दी से बढ़ती है, फैलती, वैसे ही आपकी जो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, फीलिंग था, जो नेशनलिज्म के बारे में जो आइडियाज़ था, आइडियोलॉजी था, वो एकदम ऐसे स्प्रेड हो गई जैसे बिल्कुल मानो कि जैसे आग स्प्रेड हो गई हो। 1848 के अंदर अब आपके जो जर्मनी स्टेट था, जर्मनी स्टेट में जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे या फिर जितने भी उनके हेड थे रीजन्स के, उन सब लोगों को एक साथ पहले इकट्ठा किया। पहले उन सबको तो इकट्ठा करा, उसके बाद ही फिर आपका जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगा यूनिफिकेशन का। अब आपका जो ऑलरेडी जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका था। जितने भी उनके हेड थे, लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सबके साथ में मीटिंग डीलिंग होने लगा। अब प्रॉब्लम किसको आने लगी? अब मोनार्की सिस्टम्स, अब मोनार्कीज जितने थे, मोनार्कीज जो लोग थे, उन सब लोगों को बहुत दिक्कत आने लग गई। तो उन्होंने क्या करा, कैसे ना कैसे करके ठीक है उस चीज़ को दबाने की कोशिश करा। और मोनार्कीज के साथ साथ जो मिलिट्री लोग थे उनको भी दिक्कत आने लगी, जितने लैंडलॉर्ड्स थे उन सभी लोगों को दिक्कत आने लगी थी। जो लैंडलॉर्ड्स, जो अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, उनको हम बोलते थे जुनकर्स, JUNKERS, जुनकर्स। ठीक है, ये सब बोलते थे और काफ़ी कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ में, और ये सब कुछ जो प्रोसेस था, प्रोसेस की जो बातें थी, जो सिचुएशन जो था, ये सारा सारा पुरुषिया में हो रहा था। पूरा पूरा जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था, इसको जो लीड कर रहा था वो पुरुषिया के जो लीडर थे, वो लोग इसको लीड कर रहे, दैट इज पुरुषियन जो लीडर्स थे वो इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे फॉर मेकिंग द न्यू नेशन। ठीक है, पुरुषिया के जो सीएम थे ऑटो वेन बिस्मार्क, ठीक है, ही प्लेड द ग्रेट रोल एंड द मेन लीड रोल इन द नेशन बिल्डिंग। यूनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में पूरे 7 साल लगे, और इस पूरे 7 साल में उन्होंने 3 बार तो युद्ध लड़े। और किनके साथ में युद्ध लड़े थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ में उनका वॉर हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि भैया हमारा जो पुरुषिया था वो विक्ट्री के साथ सामने आया, दैट इज जो जर्मनी था वो विक्ट्री के साथ में सामने आया। और जब वो विक्ट्री हुआ, जब वो इन सब पर जीता, तो उसके बाद ही आपका जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था
वो भी धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो गया था। ठीक है, जहाँ जहाँ से मतलब कि उन्होंने क्या करा इन 3 वॉर के उन्होंने क्या करा कि जो 3 वॉर्स हुई थी, 3 वॉर्स ख़त्म होने के बाद में, दैट इज़ जब उन्होंने उस पर विक्ट्री कर लिया था तो उस पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लिया। और अपने अंडर में लेने के बाद में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, आप यही बोलोगे पूरा पूरा जो यूनिफिकेशन का जो उनका रियल प्रोसेस था वो अभी फिनिश हो गया था। अब देखो प्रोसेस फिनिश हुआ है, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 1871 में केसर विलियम फर्स्ट को जो न्यू नेशन बना था पोर्शिया, दैट इज जर्मनी का जो नया नेशन बना था, जर्मनी एज ए न्यू नेशन के तौर पे बना था, उसके नए लीडर के तौर पे उनको डिक्लेयर करा था, भैया आप केसर साहब अब आप ही को ही ये जर्मनी संभालना है। और इसी के साथ आपका जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था पूरा कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ में, ठीक है, और साथ ही साथ में पर्शिया की जो पावर थी पूरा इंटायर यूरोप देखता है, और पूरे इंटायर यूरोप में पर्शिया की जो पावर है वो धीरे धीरे करके एग्जिस्टेंस में आने लगी, और लोगों को लगने लगा पर्शिया इज नाउ बिकमिंग अ न्यू पावर एम्पायर। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ तो हो गया था, अब कोई भी इंसान है जब अपना नया राजपाट करेगा तो अब कुछ चेंजेस तो कर लाएगा इसे उसके अंदर। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि भैया उन्होंने क्या क्या करा। देखो सबसे पहले तो उन्होंने जो करेंसी था उस करेंसी को उन्होंने नया बनाया। करेंसी के बाद में उन्होंने फिर बैंकिंग सिस्टम को नया बनाया, और फिर लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम को भी उन्होंने नया बनाया। और ये सब बिल्कुल नए तरीके से इन्होंने स्टार्ट कराया था आपके न्यू जर्मन एम्परर के अंदर या एम्पायर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तो कंप्लीट प्रोसेस रहा आपके जर्मनी का यूनिफिकेशन के बारे में, किस तरीके से उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। ठीक है, कि किस तरीके से उनको दबाने की कोशिश किया कि 7 ईयर्स तक उन्होंने वॉर लड़े, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स थे। ठीक है, जब उन्होंने उन सभी को जीत लिया उसके बाद ही आपके यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखो, अब इटली के अंदर सिचुएशन काफी अलग था। इटली के अंदर जब आपके मिड ऑफ 19th सेंचुरी में थे हम, तो वहाँ पर इटली जो स्टेट था, सॉरी जो इटली जो कंट्री आज जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली 7 डिफरेंट स्टेट्स में बटा हुआ था, डिफरेंट नेशंस में बोल सकते हो, दैट इज ऑटोनमस बॉडीज थे ये 7 डिफरेंट। उसमें से ये सैजियन पिडमोंट था, इट वाज ओनली रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी दूसरी जगह थे वो अलग अलग किंग वगैरह उस पर रूल कर रहे थे। ठीक है, जो अब हम जो नदन पार्ट था आपके इटली का, ठीक है, इट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैम्बर्ग एम्परर। ठीक है, एंड इट वाज रूल्ड बाय द पोप, एंड द सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बॉर्बन किंग ऑफ द स्पेन के जो बॉर्बन किंग थे उनका दबदबा था वहां पर, उनका कंट्रोल था। इटालियन लैंग्वेज हैज नॉट एक्वायर्ड, दैट इज इटालियन लैंग्वेज ने अभी तक अपनी जो एग्जिस्टेंस जो होती है वो अभी वो साबित नहीं कर पाए थे इंटायर ऑल 7 स्टेट्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द 1813 जब गजीपी मजीनी ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी इटली के अंदर जिसका नाम था यंग इटली। ठीक है, तो उसमें क्या था, उनके जो गोल्स थे वो इस गोल्स को ही वो आपके हर जगह स्प्रेड कर रहा था इंटायर इटली। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि इनका जो रेवोल्यूशन था किसका, आपके गजीपी मजीनी का, वो रिवॉल्यूशन 2 बार आपके फेल हो गया था। एक तो फेल हुआ था 1831 के अंदर और दूसरा फेल हुआ था 1848 के अंदर। ठीक है, इटालियन जो प्रिंसली स्टेट था आपके, ये पिडमोंट है, सारियन पिडमोंट। ठीक है, इनके जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब उन्होंने क्या करा, वॉर लड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, और वॉर लड़ते लड़ते उन्होंने पूरे के पूरे जो इटली के जो पोर्शंस थे, ठीक है, जो नॉर्थ साइड था, साउथ साइड था, उस पूरे को उन्होंने फिर अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1860 के अंदर आपके जो इटली जो प्रिंसली स्टेट थी, उनके जो किंग थे आपके विक्टर इमैनुअल सेकंड, तो उन्होंने अपने आप को बताया कि अब हम इटली का यूनिफिकेशन कर रहे हैं। और इसी के साथ में उन्होंने साउथ में आपके जो ये किंगडम ऑफ जो सेलिसलीज था उस पर आसानी से उन्होंने बोलते विक्ट्री ले लिया था। 1861 में इमैनुअल सेकंड ने अपने आप को इंटायर यूनाइटेड इटली का राजा डिक्लेयर किया था।
दोस्तों इट वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द इटलीज यूनिफिकेशन, और धीरे धीरे करके जो इटालियन लैंग्वेज था वो आपके पूरे स्टेट में, पूरा जो नेशन था पूरे नेशन में आपके यूज होने लगा। एंड जो पूरा का पूरा इटली का यूनिफिकेशन हो गया था, जो इटालियन पीपल थे, जो इटालियन पॉपुलेशन थी, उसमें से मैक्सिमम जो लोग थे उन लोगों को ये नहीं पता था कि भैया पहली चीज तो वो देवर ऑल इलिटरेट, वो सभी इलिटरेट थे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या था कि सेकंड थिंग ये था कि भाई उनको किसी को ये नहीं पता था कि जो रेवोल्यूशन हो रहा है हमारे आसपास में वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको मतलब किसी टाइप का कोई नॉलेज नहीं था वहां पर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल कंप्लीट अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जो आगे जो केस ऑफ ब्रिटेन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।